हेलो दोस्तों, अब आप लोग आज वीडियो पर आ ही गए हैं तो पूरा वीडियो देखकर जाइएगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि होंगे आपके फिजिक्स के। क्लास कौन सा है? क्लास 10th के। ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो बोर्ड में आने के चांसेस हैं, या आ सकते हैं या आएंगे भी। हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि अब भाई देखो, अभी हमें खुद के ऊपर अब भरोसा है इतना कि हाँ, अभी हम जो टिक लगवाने वाले इसमें से 80 से 90% लगभग इतने प्रतिशत क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा था पिछले वीडियोज में, पिछले दिनों में हमने हिंदी में टिक लगवाए थे, हमने हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे कि हाँ आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं बोर्ड में। और अभी पिछले दिनों आपका 26 तारीख का एग्जाम हुआ और हमने उसमें देखा कि 5 में से 4 क्वेश्चन आए हुए थे, जो मतलब हमने यहां पर बताए थे। ठीक, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा क्वेश्चन टच करके जा रहे हैं हम लोग, है ना। एक तो क्वेश्चन तो वैसे भी यार सब 100% दुनिया में कुछ भी थोड़ी होता, हम कितना भी कर लें, आप कितना भी कर लो, नहीं कर सकते। वो तो है कि आप भाई ज्यादा पढ़ते हो तो जरूर आप कर पाओगे, ऐसा भी नहीं है कि 100% नहीं होता, बच्चों के नंबर भी आते हैं इतने ज्यादा। लेकिन ये है कि हम आपको ये कह रहे हैं कि हम इस वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि आपके बोर्ड में आएंगे, और गारंटी के साथ है कि यहाँ पर 80 से 90% आएंगे क्वेश्चन। मैं मतलब झूठा दावा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग खुद ही देखेंगे अभी क्वेश्चन जिस तरीके से हम बताएंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, हम 3 ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे इसी वीडियोज में जो कि दीर्घ उत्तरी में आने फिक्स हैं। लगभग 6 से 7 नंबर आपको मतलब मिलने फिक्स हैं। मैं अभी उन्हें लिख करके यहाँ पर आपको लिख करके या फिर बोल करके बताऊंगा, समझ में आ गया। और ये क्वेश्चन मैं पूरी वीडियोज में कहीं भी बोल सकता हूं, इसलिए आप पूरे वीडियोज में बने रहे जिससे कि आप इन क्वेश्चन को देख पाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो अब शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग भाई एक किताब का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि इतने ज्यादा क्वेश्चन याद होना तो मामूली बात है नहीं, या फिर हम मान लो कुछ भी बता भी देंगे तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा, इसलिए कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, इसलिए हम लोग लेसन वाइज लेसन हर एक प्रश्न को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो फिजिक्स में इसमें देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन लेसन का नाम है, जिसमें प्रकाश के बारे में बताया गया है। इसमें के सब लोग क्वेश्चन देख लीजिए, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इसमें के इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें आप लोगों को आना चाहिए, इस लेसन से क्वेश्चन आता है प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, इसका आंसर आपको आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है वैसे तो, ये आंसर आपको आना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा आपका 10 सेंटीमीटर होगी, इसका भी आंसर आपको आना चाहिए। तो 3 क्वेश्चन है, ये बहुविकल्पी में है। अगर अतिलघुत्तरी की बात करें, शार्ट टाइप के जो क्वेश्चन हैं, तो उसमें देख लेते हैं हम लोग, दैनिक जीवन में विसरित परावर्तन के उपयोग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन का। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तथा परावर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तथा परावर्तन के नियम, ये आना चाहिए आपको। उसके बाद प्रतिबिंब किसे कहते हैं तथा वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताइए, इसका आंसर आपको आना चाहिए। और प्रकाश की उत्क्रमणीयता से क्या तात्पर्य है, इसका क्वेश्चन आंसर आपको आना चाहिए। बस इस लेसन में 5 ही 6 क्वेश्चन हैं जो ज्यादा जरूरी थे। अब हम लोग अगले लेसन में चलते हैं, इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं ज्यादातर। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, मतलब जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है।
तो आंसर इसका आपका होगा आभासी व सीधा बनता है, ये आपको आना चाहिए, बहुविकल्पी में है। दूसरा है F बराबर R/2 में संबंध, आपको आना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है आपका U, V तथा F में संबंध लिखिए, लिख लिया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका लघुत्तरीय में अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के 4 उपयोग लिखिए। मिनिमम 2 तो आने ही चाहिए भाई। उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सिद्ध करना है, आप सभी ने डेरिवेशन किया होगा, उसको यहां पर हल करना है। अगला क्वेश्चन है रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब के रेखीय आवर्धन के लिए m बराबर -v/u में संबंध स्थापित कीजिए। उसके बाद इसमें से न्यूमेरिकल भी आते हैं, हम आपको 1-2 न्यूमेरिकल भी बता दे रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा, कहां पर कितनी दूरी पर बनेगा। क्वेश्चन लिखते जाइएगा पुश कर करके। अगला क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। लिख लिया ना। देखो एक चीज है कि अगर आप इन क्वेश्चंस को हल कर लेंगे, मान लीजिए ये आ गए, अगर ये नहीं आए तो अगर आपको हल करना आ गया ना तो जो भी आएंगे आप उन्हें कर लेंगे, है कि नहीं। क्योंकि ऐसा जरूरी तो है नहीं, नंबर चेंज कर देंगे तो आप परेशान हो जाओगे। तो इसलिए याद करने की तो इसमें कोई बात ही नहीं है, आपको समझना होगा। तरीका देख लीजिए कैसे लगाए जाते हैं ये सवाल, है ना, वो चीज। अगला क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। लिख लिया। अब अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। लिख लिया। अगर स्पीड में बोल रहे हो तो आप पुश करके लिख सकते हैं, बस ठीक है। इस लेसन का भी हो गया काम तमाम। अगला लेसन हम लोग देखते हैं। सब लोग परावर्तन देखो, सबसे पहले ध्यान रखना, किसी भी लेसन के बारे में आपको सबसे पहले आना चाहिए प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा है ना, तीसरा आपका प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, आपको आना चाहिए। बाकी चीजें बात की बात है। ये हर एक लेसन पूछा जाए या ना पूछा जाए आपको याद रखना है। मैं बोलता हूं ये काम देगा आपको, बस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काम देगा आपको। ये अच्छी बात है अगर आप याद करते हैं तो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट में, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। इसका सही आंसर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आप इसको हल करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने आपको बता दिया है कि इसका आंसर ध्यान रखिएगा, कैसे करना है वो लोग आप जाने। ज्यादा दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसमें तो हो गए लगभग सब। अगला क्वेश्चन है इसी में का बहुविकल्पी का अगला है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग के लिए। तो बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है और लास्ट है, बहुविकल्पी का लास्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन दिया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका 2/2/3, मतलब सीधा सीधा। ठीक है, हल करके भी आप निकाल सकते हैं, देख लीजिएगा इसे। और इस लेसन में क्या क्या जरूरी है वो आपको बताते चलते हैं। इसमें सब लोग इतना याद जरूर रखना है, क्वेश्चन है लघुत्तरी में या अति लघुत्तरी में, कैसे भी करके समझ लीजिए। वो ये है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं तथा प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। दोनों नियम आपको आने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस लेसन से ना न्यूमेरिकल कुछ ज्यादा आते हैं, तो हम आपको न्यूमेरिकल्स बता देते हैं, आप लोग इन्हें जरूर देख लीजिएगा। 3 बताएंगे, 3 से 4 ज्यादा से ज्यादा फंस सकते हैं इसमें से। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, 1.5 है। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका, वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तथा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को भी आप लोग को हल करना है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा कैसे करना है। अगला क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। बस इतने क्वेश्चन इस लेसन से आपको देखने हैं। अगला लेसन है लेंस। ठीक है, लेंस में देखिए हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, आप लोग क्या क्या ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है, उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो इसका सही आंसर होगा 2f पर बनेगा। ठीक है, आप इसका हल कर सकते हैं, कर लीजिएगा, हमने आंसर बता दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस लेंस में सदैव सीधा आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका अवतल लेंस में। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो इसमें आंसर है आपका 1 मीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस की क्षमता होती है +1d। डी का मतलब डायोप्टर होता है ना, लेंस को मापते हैं जिसमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, 10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा आपका 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो ये इतने बहुविकल्पी में हो गए, आप लोग इन्हें जरूर ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग अति लघुत्तरी में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो ना आप लोग लेंस किसे कहते हैं और लेंस कितने प्रकार के होते हैं ये ध्यान दीजिएगा। लेसन को पकड़ के चलना है, लेसन नहीं छोड़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, अति लघुत्तरी में केवल एक क्वेश्चन, वो है आपका, एक वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर प्रतिबिंब, फिर से बोल रहे हैं, किसी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यदि वस्तु तथा पर्दे की स्थितियां बदल दी जाएं तो उस दशा में आवर्धन कितना होगा? तो उस दशा में आवर्धन कितना होगा क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर है आपका 1/3। आप इसको हल कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका,
आंकिक में देख लीजिए 2 से 3 प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, केवल 3 प्रश्न देख लीजिएगा। एक पहला प्रश्न है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु के 2 गुने वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा। बस आपको इसमें इतना तैयार कर लीजिएगा, इस लेसन के लिए पर्याप्त है। बाकी आपकी श्रद्धा भैया, हम मना नहीं कर रहे हैं, आप लोग पढ़ सकते हो जितना चाहो, है कि नहीं। वो तो बस हम बता रहे हैं कि हाँ ये आने के चांसेस हैं। एक क्वेश्चन और लिखिएगा, किसी लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी तथा लेंस किस प्रकार का होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले लेसन में चलते हैं। अब यहां से ना क्वेश्चन आना शुरू होते हैं बड़े नंबर वाले। बड़े नंबर मतलब समझ रहे हैं, लघुत्तरी में आते हैं, विस्तृत में आते हैं, ऐसे करके। चलिए भाई देख लेते हैं इसे भी। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं बोलता हूं हर बार आता है कहीं ना कहीं के उसमें। पहला क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी। कई बार न्यूनतम की जगह पर आपको निकट बिंदु दिया होता है, तो भी इसका सही आंसर क्या होगा आपका 25 सेंटीमीटर। ये याद रखना, बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पी में, ऑब्जेक्टिव टाइप्स में। ठीक है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता, कितना होता है, तो अनंत पर होता है। सही आंसर क्या है, अनंत पर होता है। 2 क्वेश्चन बता दिए हमने। तीसरा क्वेश्चन है, नेत्र लेंस कैसा होता, अभिसारी के अपसारी, तो अभिसारी होता है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, कहां पर बनता है, रेटिना पर बनता है ना, तो सही आंसर ये हो जाएगा। बस अगर आप इतने पढ़ लिए ना, बहुविकल्पी में बहुत अच्छा है इस लेसन से। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन अब आपको लोगों को दे रहे हैं अति लघुत्तरीय से कि दृष्टि दोष क्या हैं और कितने प्रकार के होते हैं। अब आप लोग आ जाइए विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चंस में। बहुत पूछा जाता है, मैं बोल रहा हूं, बस ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आएंगे आपके। देखिए पहला क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, पहला क्वेश्चन दिया है, नेत्र की समंजन क्षमता का क्या अर्थ है। समझ में आया। दूसरे शब्दों में कई बार इसको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि आंख की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। तो सभी का आंसर तीनों का एक ही है, लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की आंख के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु से क्या तात्पर्य है। स्वस्थ आंख के लिए इनकी स्थिति बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बहुत आता भाई, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है, किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। बहुत पूछा जाता है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। ये थोड़ा सा कम पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है। अगर आप एक याद कर लेंगे तो दूसरा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष को तो छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है, जाने नहीं देना है। दूसरा दूर दृष्टि दोष का भी कारण निवारण आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय में, और वो है आपका मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत पूछा जाता है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए तथा नेत्र द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अगला क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल से दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन इसमें से। पहला क्वेश्चन है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, निकट दृष्टि दोष के कारण
निकट दृष्टि दोष के कारण एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना चाहिए? बस ये 2 क्वेश्चन, बाकी आप कई सारे लगा सकते हैं। अगला है क्वेश्चन, अगला मतलब हम बता रहे हैं आपको, अगले लेसन है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। इस लेसन से देख लीजिए क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल रंग का होता है ना, सही आंसर लाल रंग है, इसे ध्यान रखिएगा, बहुविकल्पी में है। दूसरा क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका बैगनी रंग का सर्वाधिक विचलन होता है। अगला क्वेश्चन है, पीला, बैगनी, नीला तथा लाल रंग के प्रकाश में किस प्रकार की तरंग दैर्घ्य महत्तम है? महत्तम का मतलब ज्यादा होगी, तो उसका सही आंसर है लाल रंग। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब बहुविकल्पी वाले समाप्त। अब आ जाइए आप सभी लोग अतिलघुत्तरीय में। टिंडल प्रभाव क्या है? इसमें एक क्वेश्चन केवल करना है, टिंडल प्रभाव क्या है? आप लघुत्तरीय में देखिए सब लोग, प्रकाश के प्रकीर्णन को समझाइए। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम और किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से आकाश का रंग हल्का नीला क्यों दिखाई देता है? स्पष्ट कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस प्रकार होता है? विस्तार पूर्वक समझाइए। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। अब आ जाइए आप सभी लोग अगला लेसन विद्युत धारा में। इसमें सब लोग देखिए, पहला बहुविकल्पी में पहला क्वेश्चन है आपका, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाह होता है किसके कारण? तो इसमें सही आंसर होगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है? तो एम्पियर सेकेंड मात्रक होता है आवेश का। ठीक है, बहुविकल्पी में बस इतने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1-2 हम और देख ले रहे हैं इसमें से। देखो ये इंपॉर्टेंट है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है वोल्ट, एम्पियर या फिर ओम, सही आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? इसका सही आंसर होगा 1 ओम। आप इसको हल करके निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अतिलघुत्तरीय में कई बार पूछा जाता है, ओम का नियम लिखिए। बहुत पूछा जाता है, कई बार नहीं, बहुत पूछा जाता है, ओम का नियम लिखिए। अगर आपके ये सब क्वेश्चन तैयार हैं तो समझ लीजिए अब आप पेपर के लिए, एग्जाम के लिए तैयार हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, लघुत्तरीय में है, प्रतिरोध क्या है या किन किन बातों पर निर्भर करता है? ठीक है, प्रतिरोध क्या है या किन किन बातों पर निर्भर करता है। उसके बाद इसमें न्यूमेरिकल्स से क्वेश्चन आते हैं, हम 1-2 आपको बोल दे रहे हैं, लिखिएगा इन्हें। 3 प्रतिरोध हैं जिनमें प्रत्येक का मान 2 ओम है, इन्हें परिपथ में किस प्रकार जोड़े कि इनका कुल प्रतिरोध 3 हो जाए? ये पहला न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लिखे, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को कैसे संयोजित करें कि संयोजन से नंबर 1 अधिकतम, नंबर दूसरा है न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। मतलब 2 चीज ज्ञात करना है, अधिकतम प्रतिरोध और न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो कैसे जोड़ना पड़ेगा वो चीज आपको बताना है। एक और क्वेश्चन लिखिए, किसी चालक का कुल आवेश 8 × 10⁻⁻19 कूलम है जो कि ऋणात्मक है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है? ये चीज बताना है आपको।
यहां से क्वेश्चन कई सारे आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो विद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है। इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है। प्रत्येक विद्युत प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। नंबर 1 ए तथा बी। अरे ये तो आप लोग कर नहीं पाओगे, ऐसे बनाना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा। आप लोग देखना, जो ज्यादा पूछे गए ना न्यूमेरिकल, उन पर ध्यान देना और उस तरीके के क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। और हम आपको बताने वाले हैं बहुत जल्दी कि वो कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। आप भी फायदे में रहोगे अगर पूरा देखोगे, ठीक है। चलिए भाई, इसमें देखिए पहला बहुविकल्पी का क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के। अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति बराबर होती है कितने वाट के? तो एक अश्व शक्ति बराबर होती है 746 वाट के। सही आंसर याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट एवं 30 वाट लिखा हो तो इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या होगी? तो इसका सही आंसर है 2.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दो विद्युत बल्बों की शक्तियां 100 वाट तथा 200 वाट हैं। दोनों की 220 वोल्ट के मेन से जोड़े गए हैं। इनके तंतु के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 2:1 होगा। अगला क्वेश्चन है, हीटर का तार बना होता है। हीटर का तार किससे बना होता है? सभी को पता है, नाइक्रोम का बना होता है। सही आंसर क्या है? नाइक्रोम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या कितनी होती है? तो 1 किलोवाट जूल में जूल की संख्या होती है 3.6 गुणे 10⁶ जूल होती है। अब आती लघु तरीके देख लीजिए सब लोग। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत परिपथ के सामान्य तार तथा फ्यूज के तार में अंतर बताइए। सामान्य तार तथा फ्यूज के तार में अंतर बताइए। अब लघु त्रि में देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से आने के चांसेस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विद्युत परिपथ में व्यय विद्युत सामर्थ्य से क्या अभिप्राय है? इसका मात्रक लिखिए। यदि परिपथ में V वोल्ट विभवांतर पर I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो सामर्थ्य के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, वाट की परिभाषा लिखिए तथा किलोवाट घंटा और जूल में संबंध स्थापित कीजिए। लिख लिया? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी बल्ब की सामर्थ्य उसके तंतु के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। डेरिवेशन टाइप का है, इसको आपको करना होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैसें भरी जाती हैं और क्यों भरी जाती है? अब विस्तृत उत्तरीय देखिए जो लॉन्ग वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि विद्युत बल्ब का सिद्धांत, संरचना तथा कार्यविधि समझाइए और इसका नामांकित चित्र बनाइए। विद्युत बल्ब में वायु के स्थान पर नाइट्रोजन अथवा आर्गन क्यों भरी जाती है? पहला क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग न्यूमेरिकल में देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल में, एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर पर 12 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी? पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट 250 वाट लिखा है।
इसे 250 वोल्ट मेंस से जोड़ने पर इसके प्रतिरोध तथा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट तथा 250 वोल्ट लिखा है, इसमें ज्ञात कीजिए। दो चीजें ज्ञात करनी, नंबर 1 बल्ब का प्रतिरोध, नंबर 2 बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा या अधिकतम धारा। अगला क्वेश्चन लिखिए सब लोग, 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं, ये चीज बताना है, न्यूमेरिकल से। अगला क्वेश्चन है और लास्ट है इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन, आपके घर में 10 वाट के 5 एलईडी बल्ब 100 वाट का एक तंतु बल्ब 50 वाट के 4 पंखे एवं 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर लगा है। यदि बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे तथा पंखे एवं एयर कंडीशनर 20 घंटे प्रयोग किए जा रहे हैं तो एक महीने में मतलब 30 दिन में 5 यूनिट की दर से विद्युत ऊर्जा का व्यय ज्ञात कीजिए। कितनी खर्च हो रही है वो चीज आपको बताना है। बस एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। क्वेश्चन है, एक मकान में 200 वाट के 10 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे के लिए जलते हैं, 30 दिनों में कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा यदि विद्युत का मूल्य 2 रुपये प्रति यूनिट हो तो। बस अब लास्ट चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन बनते हैं बढ़िया से, और इसमें हमें अब हम आपको वीडियो खत्म होते ही बताएंगे कि क्या जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन पहले बहुविकल्पी का देख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कौन कौन से नहीं है, मतलब सब याद कर लीजिएगा, जो नहीं रहेगा वो आप वैसे भी जान जाओगे। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए। बहुत पूछा गया है, बहुत पूछा भी जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन बता दिए हमने आपको। तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो इसका सही आंसर क्या है, अरिस्टेड ने की थी। अब हम लोग चल रहे हैं भाई अतिलघुत्री में 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, 2 से 3 आपको। पहला क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, धारावाही परिनलिका के अंदर नर्म लोहे की छड़ रखने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 2 क्वेश्चन बता दिए ना। तीसरा है आपका क्वेश्चन, धारा की दिशा बदलने पर परिनलिका की ध्रुवता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब लघुत्री में देख लीजिए, चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, इनके प्रमुख गुणों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम क्या है, किरण आरेख सहित व्याख्या कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का सचित्र वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, धारावाही परिनलिका की चुंबकीय बल रेखाओं को आरेख बनाकर दर्शाइए। फुल स्टॉप, परिनलिका के अंदर नर्म लोहे की छड़ रखने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये हो गए लघुत्तरीय प्रश्न जो लॉन्ग शॉर्ट होते हैं, मिक्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत मोटर के सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन जो हमने 3 बताया था ना, उसमें से ये पहला क्वेश्चन है, ये 3 जो हमने बताए थे। तो पहला क्वेश्चन है विद्युत मोटर का। अगला क्वेश्चन हम लोग बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लास्ट अभी एक लेसन और बचा है, लास्ट है, परेशान मत होइए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए, क्वेश्चन है अगले लेसन से। लघुत्री में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर तथा विद्युत जनित्र में अंतर लिखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है, आवश्यक परिपथ बनाकर स्पष्ट कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन हो गए, अब हम टिक करा रहे हैं। एक अभी मोटर का बताया, विद्युत मोटर का, दूसरा घर का परिपथ का, घरों की वायरिंग से संबंधित आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए।
तीसरा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना को समझाइए। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिए, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा सिद्धांत रचना एवं उसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। अभी जो हमने क्वेश्चन आपको बताया था, चाक कहां चली गई? अभी जो हमने आपको क्वेश्चन बताया था, हम दो आपको बता चुके हैं, 2 क्वेश्चन बता चुके हैं ना। तीसरा क्वेश्चन ये है, प्रत्यावर्ती धारा का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा सिद्धांत कार्यविधि रचना, ये सब लिखना है, मतलब टोटल आना चाहिए। चौथा क्वेश्चन लिखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट, मतलब जो अभी हमने बताया था ना कि ये वाले इंपॉर्टेंट, ये फिक्स है आने, ये 4 से 5 क्वेश्चन बस। पहले अब अगला क्वेश्चन है, दिष्ट धारा जनित्र का सिद्धांत कामा संरचना एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में अंतर बताइए। हमने आपको 5 क्वेश्चन बताए, 5 क्वेश्चन में से आपको कि फिक्स है भाई क्वेश्चन आने तय हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये लेसन लगभग समाप्त हो रहा है। तो अब हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्न देख रखे हैं। हमने आपको 3 कहा था, हमने आपको 5 बताए, और 5 में से भाई देखो गारंटी तो हम उतना ज्यादा वो तो नहीं कह सकते, आपको बवाल में नहीं ले सकते, लेकिन ये है कि इन्हीं में से 90% चांस है, 90-95 एक क्वेश्चन तो फिक्स आएगा इतने में से। समझ में आ गया? तो आपको प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, विद्युत मोटर ये फिक्स याद करने हैं। उसके बाद हमने घरों की वायरिंग के बारे में बताया था कि विद्युत का फ्यूज का क्या मतलब होता है, क्या महत्व होता है, ये सब चीजें। तो 5 क्वेश्चन हमने आपको बताए जो कि आपके पेपर में आना फिक्स है। आप इन्हें अभी टाइम है, आप जरूर तैयार कर लीजिए, आपके बोर्ड में अच्छे नंबर लाने में आपके हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो और ये वीडियो आप लोग बाकी लोग को भी शेयर कीजिए अगर आप देख रहे हैं, जिससे कि दूसरे बच्चों का भी हेल्प हो सके। तो थैंक यू दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।